हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ डिस्क्रिप्टिव वे की स्टडी। और इस स्टडी में आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है मुगल कालीन संगीत और चित्रकला। तो चित्रकला पर तो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, और जो स्वर्ण युग माना जाता है चित्रकला का वो माना जाता है जहांगीर का काल। तो इसके अंतर्गत हम इन्हीं तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो इस स्टडी के अंतर्गत हम जितना हो सके उतने कम में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को कवर करने की कोशिश करते हैं, और शॉर्ट में लेकिन डिस्क्रिप्टिव वे में इसमें हम स्टडी करते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। संगीत कला। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान मालवा का बाज बहादुर, जो अकबर का समकालीन था, तथा औरंगजेब के अतिरिक्त सभी महान मुगल शासक संगीत कला को पसंद करते थे। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने इसका बहुत पोषण किया, यानी इनके शासनकाल में इसका बहुत विकास हुआ, जिससे इसकी उन्नति हुई और बहुत लोग इसका अभ्यास करने लगे। अबुल फजल के लेखानुसार 36 गायक अकबर के संरक्षण में थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध तानसेन और बाज बहादुर थे। तो तानसेन और बाज बहादुर के संबंध में क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में थे, तो अकबर के शासनकाल में उसके संरक्षण में थे। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने स्पष्ट रूप से संगीत को हतोत्साहित किया, मतलब औरंगजेब के शासनकाल से जो संगीत है उसे बंद कर दिया गया था, तथा उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसे ये पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उसके काल में इस पर प्रतिबंध लगाया गया और इसका विकास रुक गया। आगे चलते हैं, चित्रकला देखते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वास्तुकला के समान मुगल काल में चित्रकला भी गैर भारतीय तथा भारतीय तत्वों का सुखद सम्मिश्रण थी। 13वीं सदी में फारस में उसके मंगोल विजेता ने चीनी कला का एक प्रांतीय रूप प्रचलित किया, जो भारतीय, बौद्ध, ईरानी, बैक्टीरिया तथा मंगोल प्रभावों का सम्मिश्रण था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं वो वीडियोस में काफ़ी शॉर्ट लाती हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट तो आप पर डे निकाल ही सकते हैं। अगर मैं बहुत लंबा वीडियो बना दूँगी तो आपको समझने में और टाइम निकालने में भी दिक्कत होगी। तो बस 10 से 15 मिनट का ही मेरा वीडियो रहता है, इससे ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। उसका रीज़न केवल यही है कि आप अगर रिवीज़न करना चाहें तो आसानी से 10 से 15 मिनट में आपका रिवीज़न भी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसे मंगोल के तैमूर वंशीय उत्तराधिकारियों ने जारी रखा तथा फिर भारत में ले आए। इस भारतीय चीनी फारसी कला के लक्षणों का एकीकरण, मिश्रण एवं सम्मिश्रण अकबर के समय में चित्रकला के तात्कालिक भारतीय स्कूलों की उपज में हुई। ये स्कूल गुजरात, राजस्थान, विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर तथा कुछ अन्य स्थानों के समान देश के विभिन्न भागों में प्रारंभिक हिंदू, बौद्ध, जैन के पुनर्जागरण के रूप में उन्नति कर रहे थे। इसके कारण चित्रकला की ऐसी शैली का विकास हुआ जिसमें मंगोल तत्व क्रमशः पतनोन्मुख होने लगे, यानी कम होने लगे, तथा भारतीय तत्व अधिक प्रधान हो गए, यानी भारतीय जो प्रभाव था चित्रकला पर वो ज़्यादा दिखने लगा। यह रूपांतरण खानदाने तैमूरिया तथा पातशाहनामा की प्रतियों के चित्रों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये दोनों ग्रंथ पटना के खुदा बख्श जो पुस्तकालय है में सुरक्षित है आज भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर सुरक्षित है? तो पटना के खुदा बख्श पुस्तकालय के संबंध में भी प्रश्न बनता रहता है। और नाम भी ध्यान रखिए, खानदाने तैमूरी और पातशाह नामा।
तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको मैं टिक करके बताती जा रही हूँ। आगे चलते हैं, बाबर का योगदान क्या रहा चित्रकला में। तो बाबर के संस्मरण आत्मकथा के फारसी अनुवाद की अलवर स्थिति पांडुलिपि के चित्र शायद उस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उसके समय में विकसित हुए। हुमायूं का योगदान, हुमायूं ने, जिसने अन्य तैमूरियों के समान कला में अभिरुचि थी, फारस में अपने निर्वासन का समय चीनी फारसी संगीत, काव्य तथा चित्रकला के अध्ययन करने में बिताया तथा शाह तहमासप के उदार संरक्षण में रहने वाले फारस के प्रमुख कलाकारों के संपर्क में आया। इसमें से एक मीर सैयद अली था। वह हेरात के प्रसिद्ध बेहजाद का था, जिसे पूर्व में रैफेल कहा जाता है, शिष्य था। दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद था। दोनों को 1550 ईस्वी में काबुल से उसके दरबार में लाया गया। तो कौन कौन थे? एक तो अब्दुल समद, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है बेहजाद का रहने वाला था मीर सैयद अली। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। हुमायूं और उसका पुत्र अकबर उसने चित्रकला सीखते थे अब्दुल समद से, तथा उन्हें दास्ताने आमिर हमजा के लिए चित्र बनाने के लिए काम सौंपा गया था। ये दो विदेशी कलाकार अपने भारतीय सहायकों के साथ मुगल चित्रकला प्रणाली के केंद्रीय भाग बन गए, जो अकबर के समय में अत्यंत विख्यात हुए। यह हुमायूं से अकबर को एक बहुमूल्य भेंट के रूप में मिला। सैयद अली एवं अब्दुल समद के द्वारा 1550 तथा 1560 ईस्वी में बीच अमीर हमजा के नाम के बनाए गए चित्रों में अभी भी चीनी फारसी प्रभाव की प्रधानता थी, परंतु 1562 ईस्वी में जब मुगल दरबार में वैष्णव संगीतज्ञ तानसेन का आगमन का प्रसिद्ध चित्र बनाया गया, तब हिंदू एवं चीनी फारसी पद्धति का संयोग परिलक्षित होने लगा। 1562 के बाद अकबर देखते हैं, अकबर का क्या योगदान रहा। अकबर के दरबार में फारसी अथवा अन्य विदेशी कलाकारों की संख्या बहुत कम थी। इसमें प्रसिद्ध अब्दुल समद, फारूक बेग जो कालमुक वंश का था, खुसरो कुली एवं जमशेद हिंदू कलाकार संख्या में कहीं अधिक थे। अकबर के राज्यकाल के 17 प्रधान कलाकारों में 13 हिंदू थे और यह बड़ी संख्या है। वे मिलकर काम करते थे। चित्र पुस्तकों के चित्र तथा पशुओं के चित्र बनाने तथा पुस्तकों के पत्र रंजन में वे अद्वितीय थे। बसावन, ये नाम दिए गए हैं, बसावन, लाल, केसु, मुकुंद, हरिवंश, दशावंत इनमें प्रमुख थे। तो काल जरूर पूछा जाता है कि ये किस काल के या किस के संरक्षण में थे। तो दशावंत, हरिवंश आप देख सकते हैं, ये सभी अकबर के शासनकाल के चित्रकार थे। आगे आते हैं, जहांगीर का योगदान देखते हैं। अकबर के अधीन जो कला पद्धति विकसित हुई, वहां जहांगीर के राज्यकाल में उसके उत्साहपूर्ण समर्थन एवं पोषण के कारण उन्नति करती रही। जहांगीर एक श्रेष्ठ संग्रहकर्ता था। वह ऐसे चित्रों के लिए अच्छे दाम देता था जो उसकी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते थे। वह कला का आलोचक था तथा किसी ऐसे चित्र के जिसमें भिन्न भिन्न चित्रकारों के कार्य तथा सम्मिश्रण रहता था, अलग अलग कलाकारों के नाम बतला सकता था। तो इस पर एक नेट में क्वेश्चन भी आया था कि कौन ऐसा था जो अलग अलग सम्मिश्रण के नाम भी, कलाकारों के नाम बता सकता था। तो वो जहांगीर था, क्योंकि वो चित्रकला का बहुत पारखी कह सकते हैं था। उसके दरबार में प्रसिद्ध कलाकार जो थे उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अबुल हसन फारूक
बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास और मंसूर। मंसूर पर काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, नेट के पर्पज से मैं बता रही हूँ कि मंसूर के बने हैं और अबुल हसन पे बने हैं। तो नाम जरूर ध्यान रखिए, कौन किसके शासनकाल में हुए हैं चित्रकार। शाहजहां का युग देख लेते हैं। शाहजहां का योगदान। शाहजहां में चित्रकला के लिए उतना उत्साह ना था जितना उसके पिता को था। उसकी रुचि भवन निर्माण कला तथा जवाहरात में अधिक थी। उसके शासनकाल में राज दरबार के चित्रों के रंग की संतुलित मिलावट के बदले जैसे जहांगीर की कला में होता था, भड़कीले रंग तथा सोने का प्रचुर उपयोग होता था। उसने राज दरबार के चित्रकारों की संख्या घटा दी तथा शीघ्र चित्रकला शाही पोषण से वंचित हो गई। शाही घराने में केवल दारा शिकोह कला का पोषक था, जैसा कि इंडिया ऑफिस में अब सुरक्षित उसके एल्बम से सिद्ध होता है। अवनति देखते हैं। यहाँ से अवनति का काल शुरू हो गया था, जहाँ शाहजहां के काल से चित्रकला का अवनति काल। औरंगजेब के राज्यकाल में चित्रकला का निश्चित रूप से पतन हुआ, क्योंकि बादशाह इसका पोषण पवित्र धर्म यानी इस्लाम के आदेश के विरुद्ध समझता था। तो चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना जाता था, जिसके कारण उसने उसे संरक्षण नहीं दिया। विभिन्न दशाओं में उसकी अनुमति से या बिना अनुमति के ही उसके अपने बहुत से चित्र बने। कहा जाता है कि यह जानने के लिए कि उसका विद्रोही पुत्र मोहम्मद सुल्तान कारागार में किस प्रकार रहता है, वह अपनी आज्ञा से बनाए गए उसके चित्रों को यदाकदा देखा करता था। कहा जाता है कि उसने बीजापुर के असर महल के चित्रों को बिगाड़ दिया तथा मनुची लिखता है कि उसकी आज्ञा से सिकंदरा में अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया, क्योंकि जो औरंगजेब था वो उसे जो चित्रकला को इस्लाम के विरोध में मानता था, इसलिए उसने ना ही उसको संरक्षण दिया और जो भी चित्र थे उसको नष्ट करवाने का भी प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक जो है चित्रकला और संगीत कला से रिलेटेड फिनिश होता है मुगल काल में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि NTA UGC नेट का जो पेपर है वो मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड किया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में। और प्रैक्टिस सेट A और B जो कि PGT TGT सभी के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो। और ये है डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो कि नेट JRF PGT TGT सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर ये सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। हमने प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया था और इस समय हम मिडिवल हिस्ट्री पर चल रहे हैं, तो यहाँ से आप जाकर सारी स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट पेपर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। फर्स्ट पेपर मैं सैटरडे को प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप नेट का फर्स्ट पेपर देखना चाहते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट खोलें। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। 2010 से हमने शुरू किया था और 2000 जो दिसंबर है 2019 का, वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।